आज हम लोग देखेंगे बेटा कि साहब डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का ग्राफ क्या आज देखने वाले हैं बेटा। हम लोग देखने वाले हैं प्रिज्म में डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में। ठीक है बेटा। अब बात होती है क्या कि साहब हम लोग कल डेविएशन से पहले वाले जो लेक्चर हुआ था उस पहले वाले लेक्चर में सर हम लोग खूब डेविएशन के बारे में चर्चा किए थे साहब। मोटा प्रिज्म हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो, एंगल ऑफ प्रिज्म ज़्यादा हो, एंगल ऑफ प्रिज्म कम हो, नॉर्मल हो, है ना, मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। तो साहब इन सब केसेस में, हर एक केसेस में हम लोग क्या निकाल लिए थे बेटा, डेविएशन के बारे में हम लोग निकाल चुके थे, है ना। अब हम लोग वही पढ़ने वाले हैं बेटा कि साहब प्रिज्म में कि लाइट जो डेविएट करती है तो साहब कैसे कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कितना डेविएशन कैसे कैसे आता है, उसी का हम लोग एक प्लॉट करने वाले हैं बेटा, ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। अनदर फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो हम लोग डेविएशन मतलब विचलन कोण और आपतन कोण के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, जो ग्राफ बनाने वाले हैं बेटा, वो भी एक कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है। इसलिए इस ग्राफ को भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एज इट इज जैसे याद करना पड़ेगा। बाकी हम ग्राफ में आपको सब कुछ A to Z चीज समझाएंगे बेटा, है ना। आइए ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, हेडिंग डालेंगे हम लोग ग्राफ बिटवीन I एंड डेल्टा। I क्या है बेटा, I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब ध्यान से देखेंगे, हमने मान लो कि ये मान लिया हमने y एक्सिस, क्या मान लिया बेटा, ये y एक्सिस, I वाला क्या मान लिया हमने, x एक्सिस। ठीक है, तो y एक्सिस के अलोंग मान लो बेटा हम ले रहे हैं डेविएशन। क्या ले रहे हैं, y एक्सिस के अलोंग डेविएशन ले रहे हैं, और x एक्सिस के अलोंग हम लोग ले रहे हैं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। x एक्सिस के अलोंग क्या ले लिए हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण x एक्सिस के अलोंग, और एंगल ऑफ डेविएशन मतलब विचलन कोण हम लोग किधर ले लिए बेटा, y एक्सिस के अलोंग। ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं क्या कि साहब ग्राफ कैसे होता है, कैसे बनता है, तो वो चीज हम अभी देखेंगे। हम पहले ग्राफ आपको प्लॉट कर दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए बेटा, जो ग्राफ बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन के बीच में जो ग्राफ जाता है वो कुछ ऐसे जाता है। कैसे जाता है बेटा, ऐसे जाता है। ये देखने में पैराबोला होता है बेटा, लेकिन ये पैराबोलिक ग्राफ नहीं है बेटा। ठीक है, तो साहब ये ऐसे एक हमारा ग्राफ जाता है, जो ग्राफ किसका होता है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जैसे जैसे प्रिज्म में आपतन कोण बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे डेविएशन में उसका ग्राफ डेविएशन आपका मिलते जाएगा। तो वही आपतन कोण और उस प्रिज्म में डेविएशन के बीच में ग्राफ हमारा प्लॉट होता है, जो कि ऐसे ही जो ब्लू कलर वाली लाइन जो गई हुई है ऐसे ही जाती है। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है। अब इसको याद करना है। अब बाकी सब कुछ हम आपके इसके बारे में बताने वाले हैं, क्या है, कैसे है, कंडीशन क्या क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, उन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। आइए, कहता है क्या कि बाबू ये है एक एंगल ऑफ इंसिडेंस I। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यही एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। ग्राफ यहां से यहां तक गया हुआ है ना, मतलब इसके इधर यहां से यहां तक तो ग्राफ है ही नहीं। मतलब यहां पे देखिए बेटा, ध्यान से समझिए। अगर आप इधर से इधर चले जाइएगा तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और ऐसे बढ़ते जाइए तो I की वैल्यू क्या होती जाएगा बेटा, मैक्सिमम। ध्यान से देखो, x एक्सिस के लॉन्ग I है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, मतलब ये कैसे है, ध्यान से देखें। मान लो कि ये हमारा एक प्रिज्म है, क्या है बेटा, ये हमारा एक प्रिज्म है, ठीक है। और इस प्रिज्म पे कोई लाइट रे ऐसे गिर रही है
और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से गिर रही बेटा। तो ध्यान से देखो, कह रहा है कि साहब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0। तो हम 0 से ग्राफ स्टार्ट नहीं हुआ है, 0 से कुछ छोड़ के, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बेसिकली प्रिज्म में जो लाइट गिरा रहे हैं वो मिनिमम यहीं से नहीं गिरा रहे हैं, मतलब यहीं से ना आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है और इसके इधर आपका ग्राफ आपके बढ़ते जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो आपका क्या होगा बेटा, मिनिमम। यहाँ पे क्या लिखे हैं, IMIN, मतलब I मिनिमम, ठीक है। मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस के, किस पे, तो इस प्रिज्म पे, यही I की बात करी जा रही है, ठीक है। और बेटा जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ते जाइएगा तो ग्राफ यहीं तक गया हुआ है, तो इसका मतलब यहां पे जो I का वैल्यू होगा बेटा वो क्या होगा, मैक्सिमम। यहां पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और अगर आप देखिएगा कि I की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा, तो साहब लाइट मैक्सिमम जा सकती है तो ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा बेटा, π/2 का मतलब 90 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब तुम ध्यान से देखो कि यहां पे डेविएशन जो मिल रहा है बेटा वो मैक्सिमम, सबसे ज्यादा डेविएशन, ऐसे आप y एक्सिस में जाइएगा तो डेविएशन मिलते जाएगा ना, तो ग्राफ y एक्सिस में कितना हाइट तक गया हुआ है, तो साहब ग्राफ y एक्सिस में तो इतना ही हाइट तक गया हुआ है। तो यहां पे जो डेविएशन आपको दिखाई देगा, यह वाला डेविएशन बताओ क्या होगा, तो ई वाला सर जो डेविएशन होगा, ये जो विचलन होगा यहां पे सबसे ज्यादा हुआ। क्या है कि ग्राफ एकरा ऊपर गईबे नहीं किया है, तो एकर ऊपर जब गईबे नहीं किया है तो साहब इतना जहां तक गया है वहीं तक ना मैक्सिमम होगा, नहीं। आइए अच्छा, अगर आप y एक्सिस में सबसे कम तक कहाँ है, नीचे में कहाँ तक है, तो नीचे में y एक्सिस तक यहीं पे ना है बेटा, मतलब यहीं तक ना ग्राफ है, तो यहीं के हॉरिजॉन्टल ये ड्रॉ कर लिए, तो इसके नीचे तो ग्राफ हला ही नहीं है। तो इसके नीचे जब ग्राफ बटला ही नहीं के, इसका मतलब हेजा जो चीज मिली डेविएशन के, वो डेविएशन यहाँ पे क्या मिली बेटा, यहाँ पे डेविएशन मिली, मिली रहुआ के मिनिमम। यहां पे होगा आपका मिनिमम डेविएशन, यहां पे क्या होगा बेटा आपका मिनिमम डेविएशन, सबसे कम यहां पे सबसे ज्यादा डेविएशन होगा, विचलन सबसे ज्यादा यहां पे होगा, अब विचलन सबसे कम यहां पे होगा। है कि ग्राफ इसके नीचे तो गया ही नहीं है, मतलब यहां पे मिनिमम पाया जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो ई मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही तो ग्राफ, कोई भी ग्राफ अगर होगा तो वो अपने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में ही लाई करेगा। तो ये जो ग्राफ है अपने मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाई कर रही है। हम क्या मानते हैं बेटा कि साहब एक कोई भी पर्टिकुलर डेविएशन ले लेते हैं डेल्टा, है ना, कि एक पर्टिकुलर डेविएशन डेल्टा पे अगर हम लोग देखेंगे, ध्यान समझिएगा बेटा, इसी ग्राफ से सब चीज समझ रहे हैं। तो ये जो लाइन इस ग्राफ को एक बार यहां काट रही है और एक बार बेटा यहां पे काट रही है, तो इस पॉइंट पे आप देखिएगा कि यहां पे कोई ना कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना बेटा। अरे बोला हाँ कि ना, तो हाँ, यहां पे कोई ना कोई एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा और एक यहां पे भी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ध्यान से देखना बेटा, अभी जो समझाने वाले हैं वो समझिएगा। एक यहां पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पे I1 मान लो, यहां पे I2 मान लो। तो तुम सोचो कि पर्टिकुलर एक ग्राफ पे, मतलब एक डेविएशन पे, फॉर अ सिंगल डेविएशन देयर विल बी 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब दो गो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेविएशन में जो मिल रहा है सर हमको, वो एक गो डेविएशन मिल रहा है। मतलब जितना अगर डेविएशन यहाँ पे 30 डिग्री का डेविएशन आ रहा है, तो ये वाला जो एंगल ले रहे हैं इस पे भी हमको डेविएशन 30 डिग्री का मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत बेटा, तो नहीं। तो हमने क्या सीखा कि साहब for any single deviation, किसी भी अकेला डेविएशन के लिए there will be 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एक डेविएशन के लिए 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अब सब ये ऐसा काहे होता है, तो ध्यान से समझिए।
जैसे मान लो बेटा कि हम आपको समझाने का प्रयास क्या करने जा रहे हैं अभी बेटा, हम ये कह रहे हैं कि साहब दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेविएशन में एक को काय होगा, तो वो ध्यान से देखते हैं। ई है सर हमारा प्रिज्म, ये क्या है हमारा प्रिज्म। मान लो इस प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म है 75 डिग्री, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2 और ये हो गया नॉर्मल, और ये जो लाइट आ रही है 45 डिग्री के एंगल पे आ रही है। बोलो कोई दिक्कत बेटा? तो नहीं। अब तुम ध्यान से देखो कि एक काम करो कि साहब कितने एंगल से निकलेगी, मतलब निर्गत किरण कितने एंगल से निकलेगी, मतलब इमर्जेंट रे का एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा, थोड़ा सा वो भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं बेटा। आओ तो देखो तो अगर रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस पे लगाओगे तो क्या लिखोगे आप? यहां से लिखिएगा ना रिफ्रैक्शन एट, ये समझने के लिए समझाने वाले हैं, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस में देखिएगा रिफ्रैक्शन, तो n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, या n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, कहां से आ रही है? हवा से, तो 1 साइन 45 बराबर √2 साइन आर 1 होता है ना। हाँ, ये ऐसे ये हो जाएगा आपका R1, या साइन 45 1/√2 बराबर √2 साइन R1, या साइन R1 बराबर, ये गुना में इधर जाएगा भागा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। इसलिए R1 का जो मान निकला बेटा वो कितना निकल गया बेटा 30 डिग्री। R1 का मान कितना निकल गया, तो ई जो निकला बेटा हमको ये 30 डिग्री निकल गया। अब तुम सोचो कि अगर 30 डिग्री ये है, फिर से लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, तो नॉर्मल से दूर जाएगी, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्या मानते हैं हम लोग, R2 मानते हैं। तो R2 मानेंगे तो ये कैसे निकलेगी बेटा, ऐसे निकलेगी, है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब ध्यान से देखिए, अब आप लगा लीजिए बेटा रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस। क्या लगा लीजिएगा बेटा, रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, मतलब दूसरी सतह पे या पृष्ठ पे अपवर्तन आप देखिए, ठीक है, मतलब इस सतह पे, तो इस सतह पे अपवर्तन दिखेगा तो R2 का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो R2 कैसे निकलेगा, क्योंकि हमने आपको बताया था एंगल ऑफ प्रिज्म A बराबर होता है R1 प्लस का R2। बोलो याद है, A कितना है 75, R1 अभी निकाले हैं सर 30 डिग्री, R2 सर निकालना ही है, तो R2 का मान हो जाएगा बेटा आपका 4 3 7 45 डिग्री। कितना हो गया बेटा 45 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया बेटा कितना, तो 45 डिग्री से अब ये लाइट रे इस सतह पे आ रही है, तो कितने एंगल से निकल जाएगी, तो क्या लिखेंगे n1 साइन आई बराबर n2 साइन r, या n1 का वैल्यू हो गया √2 से आ रही है, 45 डिग्री से आ रही है, एयर में जा रही है, और एंगल ऑफ इमरजेंस ई हो जाएगा, नहीं आई, तो ई हो जाएगा √2 गुने 1/√2 बराबर साइन ई। तो सोचो ये √2 ने √2 को मार दिया तो आपका क्या दिखाई दिया बेटा, साइन ई का मान 1। अब 1 कब होता है साइन थीटा, इसका मतलब ई बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब सर ये जो लाइटवा है ना वो हेंगा नहीं गया है, वो लाइटवा केगा गया है बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये है R2 और ये लाइट इस सरफेस पे 90 पे चला गया ना, मतलब ये लाइट है चला गया, कैसे चला गया बेटा, ऐसे चला गया, और यही आपका क्या है एंगल ऑफ इमरजेंस नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब तो ध्यान से देखना बेटा, कह रहा है इसके लिए डेविएशन अगर देखोगे तो डेविएशन बराबर कितना होगा, तो I प्लस E माइनस ए।
इस केस में डेविएशन देखो, आई की वैल्यू 45 प्लस 90 घटाओ 75, तो ई आ जाएगा आपको कितना, तो 4 3 7, इधर 30 और 90 में से 30 गया तो 60 डिग्री। मतलब यहां पे जो डेविएशन मिल रहा है बेटा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान से सुनना बेटा, कि कोई भी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 का मान अगर 45 डिग्री रखते हैं, I1 का मान कितना रखते हैं, 45 डिग्री रखते हैं, तो एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा और उस केस में डेविएशन हमारा क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री। तो मान लो कि ये 45 डिग्री है, तो इस 45 डिग्री पे डेविएशन आपको जो यहाँ पे मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा, ये कितना, तो ये 60 डिग्री का डेविएशन मिलेगा। इसका मतलब अगर ये 60 डिग्री का डेविएशन है तो यहाँ पे डेविएशन 60 डिग्री मिल रहा है, तो यहाँ पे भी डेविएशन 60 डिग्री होगा, नहीं, ये सेमी ओरिजेंटल लाइन है ना। तो इस डेविएशन क्रॉसपॉन्ड में एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे तो बढ़ ही नहीं जाएगा, तो यहाँ पे एक और एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिस पे यही 60 डिग्री का डेविएशन हमको मिलेगा बेटा, है ना। अब वो कैसे, तो ध्यान से देखें, हम इसी डायग्राम को बेस्टा हम क्या करने वाले, सिर्फ पलट देने वाले हैं, ठीक है। मतलब इसको उल्टा कर देंगे, कैसे, तो ध्यान से देखिए। तो मान लो कि ये हमारा केस 1 है, ठीक है, आइए बना लीजिएगा इसको। हम डायग्राम नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि डायग्राम से ही आपको क्या होगा बेटा, समझ में आएगा। आइए, बस इस केस में I बराबर लिख लीजिए 45 डिग्री अगर है, तो इस केस में जो डेविएशन मिल रहा है वो हमको कितना मिला है बेटा, 60 डिग्री का डेविएशन मिला है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। हम ये मान लो केस 1, क्या मान लीजिए, केस 1। हमें एक और केस लेते हैं, केस 2। केस 2 क्या है बेटा, तो प्रिज्म यही लीजिए बेटा, सेम प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म आपका ये भी 75 डिग्री हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए इसके √2 है। अब देखिए बेटा कह रहा है क्या, ध्यान से देखिए कि अगर लाइट रे 45 से आई तो 90 से निकली, तो सोचो कि अगर यहाँ पे एक मिरर डाल दो, प्लेन मिरर डाल दो, और ये प्लेन मिरर पे लाइट नॉर्मली अगर इंसिडेंट कराइएगा तो वापस भी ये लाइट ऐसे ही रिफ्रैक्ट कर जाएगी। मतलब तुम देखो कि ये वाली जो लाइट आ रही है फिर से इस सतह पे कैसे आ रही है बेटा, नॉर्मली आ रही है। इसका मतलब अगर आप बहुत कायदे से अगर देखिएगा बेटा, तो ध्यान से देखिए, जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस था और ये एंगल ऑफ इमरजेंस था, अब जो इसका एंगल ऑफ इमरजेंस था ना, अब उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस करा लीजिए। मतलब अगर एक प्रकाश की किरण बेटा ऐसे आती है, कैसे, 90 डिग्री पे, तो I बराबर 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये हो गया इस पे, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब इस केस में आप यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालिए, कितना होगा, ये होगा R1, ठीक है। तो आप स्नेल्स लॉ लगाइएगा, तो N1 sin I, अब डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा, ठीक है, स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, क्योंकि हमको बस समझना है। तो क्या लिखेंगे, N1 sin I, तो N1 क्या है, 1 sin I 90 डिग्री बराबर N2 √2 sin R1, या ये 1/√2 इधर आ जाएगा, sin 91, तो 1/√2 sin R1 बराबर 1/√2, इसलिए R1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 45 डिग्री। नाप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आ गया 45 डिग्री। R1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 45 डिग्री। अब R1 की वैल्यू जब 45 डिग्री आई तो तुम ध्यान से देखो ये वाला कितना हो जाएगा, ये R2। तो चूंकि आपने पढ़ा है A बराबर होता है R1 प्लस R2, या A का मान कितना है बेटा, A बराबर है 75, ऊपर लिख देते हैं,
या 75 बराबर R1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 45 प्लस ये कितना हो जाएगा R2 या R2 का बराबर कितना होगा 4 3 7 30 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखिए, तो R1 का वैल्यू आ गया 45 डिग्री, R2 का वैल्यू कितना आ गया बेटा 30 डिग्री। तो तुम सोचो कि अगर R2 पता चल गया, क्या एंगल ऑफ इमरजेंस निकाल सकते हैं? तो हाँ, ये एंगल ऑफ इमरजेंस आप निकाल लीजिए। तो तुम सोचो क्या लिखोगे, रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस N1 sin I, यहां पे ऐसे लिख देते हैं सेकेंड रिफ्रैक्शन। सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए अगर बेटा आप देखोगे, सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए मतलब इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए, तो N1 sin I, तो N1 की वैल्यू √2 sin I R2 का वैल्यू कितना हो गया 30, N1 sin I बराबर N2, तो N2 का वैल्यू क्या होगा बेटा, किस में जा रही है एयर में, तो N2 sin R मतलब E, तो ये कितना हो जाएगा √2/2 बराबर sin E, या sin E बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1/√2, इसलिए E बराबर आपका आ जाएगा 45 डिग्री। मतलब ये आ गया आपका 45 डिग्री। और इस केस में भी अगर आप डेविएशन देखिएगा तो डेविएशन क्या होगा I प्लस E माइनस A, तो 90 प्लस 45 माइनस 75, तो कितना हो गया बेटा, यहां पे भी आप डेविएशन निकालिएगा तो 60 डिग्री ही आया। तो कहता है क्या कि ध्यान से देखिए, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा I1 और I2, है ना, तो ये बेसिकली कोई दो गो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये दोनों अपने आप में ही सब परस्पर हैं। कैसे, तो एक गो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एक गो एंगल ऑफ इमरजेंस होता है बेटा। मतलब ध्यान से समझिए कि सोचो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस कितना आ रहा है 90 डिग्री, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 डिग्री हो जा रहा है तो एंगल ऑफ इमरजेंस कितना आ रहा है 45 डिग्री। तो इसका जस्ट क्या है बेटा, उल्टा है, इसका जस्ट क्या है, उल्टा है। और इसी कारण दोनों में डेविएशन बेटा आप देखिएगा, यहां पे भी 60 डिग्री आ रही है और पर्टिकुलर पहले वाले केस में भी डेविएशन आपका क्या आ रहा था 60 डिग्री। मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर अगर हो जाएगा तो साहब हमारा डेविएशन क्या मिलेगा 60 डिग्री, तो एक ही डेविएशन मिलेगा। तो तुम ध्यान से देखोगे बेटा कि साहब कि अब समझिए यहां पे जैसे जैसे ये जो वैल्यू लेते जा रहे हैं, तो ये सब वैल्यू क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ऐसे ही जो इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है वही वैल्यू इधर भी मिलते जा रही है। क्यों, क्योंकि आप देखिएगा कि साहब डेविएशन किसी भी पर्टिकुलर डेविएशन पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 आ रहा है, किसी भी पर्टिकुलर डेविएशन पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ रहा है बेटा 2 आ रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 आने का मतलब क्या हो गया कि एगो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एगो एंगल ऑफ इमरजेंस होगा नहीं, और उसी एंगल ऑफ इमरजेंस से फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट को इंसिडेंट करा दे रहे हैं। तो तुम ध्यान से देखो बेटा, समझ में आ गई। अब तो ध्यान से देख, हम कह रहे हैं क्या यहां से कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते बढ़ाते अगर हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं बेटा π/2 ही कर सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, अभी 45 डिग्री था, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दिए 90 डिग्री कर दिए। 90 डिग्री से ज्यादा तो नहीं हो सकता है, हाँ जब 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है तो मैक्सिमम डेविएशन कितना है यहाँ पे, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है π/2, और एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम पे डेविएशन भी हमारी क्या मिल रही है, मैक्सिमम ही मिल रही है। तो सोचो कि यही मैक्सिमम डेविएशन एक और एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला यही एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी मिल रहा है। तो तुम सोचो यहाँ पे I मैक्सिमम है, तो तुम सोचो कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बेटा क्या होगी मैक्सिमम होगी, तो ध्यान से देखो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ध्यान से देखो एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा मिनिमम होगी। और जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मिनिमम होगी तो एंगल ऑफ उस पर्टिकुलर मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। क्योंकि देखो अब 90 डिग्री से ज्यादा ये रिफ्रैक्ट नहीं कर सकता, अन्यथा ये क्या हो जाएगा TIR हो जाएगा, अन्यथा क्या हो जाएगा TIR, मतलब ये I है ऐसे ही चली जाएगी। तो एक तरीके से देखो ये क्रिटिकल एंगल पे लाइट आ रही है, ठीक है, ये 45 डिग्री होगा।
तो तुम ध्यान से समझ में आया क्या कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 45 डिग्री है तो उस केस में ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, सबसे मिनिमम होगा, और उस मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ इमर्जेंस हमारी क्या हो रही है, मैक्सिमम। तो तुम ध्यान से देखोगे कि जहां पे आई मिनिमम होगी वहां पे ई क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, और जहां पे आई मैक्सिमम होगा वहां पे एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम हो जाएगा। नहीं, क्योंकि π/2 एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए π/2 आ रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस π/2 है, मतलब 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना आ रहा है, 45 डिग्री। तो तुम ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो, ये वाला समझ में आ गया कि यहाँ पे आई अगर मिनिमम होगी तो ई क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस मैक्सिमम होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम होगा, तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम हो जाएगा। इसके लिए देखिए कि अगर यहाँ पे i की वैल्यू x हो गई, मतलब कोई भी x डिग्री ले लेते हैं, और इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कोई एंगल ऑफ इमर्जेंस भी तो होगा, और एंगल ऑफ इमर्जेंस को आपने क्या मान लिया, y, क्या मान लिया बेटा, y। तो तुम ध्यान से देखोगे I1, इस I2 पे देखिएगा, तो इस I2 पे चूंकि यही डेविएशन के लिए मिल रहा है ना, तो इस I2 पे एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो जाएगा बेटा, इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आपका y, और एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा आपका x। ये एक्सचेंज हो जाएगा बेटा। यहाँ पे देखो i की वैल्यू अगर x लेते हैं तो e की वैल्यू क्या होगा, e की वैल्यू क्या मिल रही है, y। मतलब अगर ये x की वैल्यू 45 डिग्री है तो y की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो वही चीज है कि i की वैल्यू अगर x है तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, y। और अगर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर हो जाएगी, मतलब 90 डिग्री, तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 45 डिग्री, है ना। इसीलिए i बराबर अगर y कोई लेते हैं तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, x मिलेगी। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। और अब आइए बेटा, ये ग्राफ का सबसे मिनिमम लेवल है, और इस मिनिमम लेवल पे डेविएशन हमें क्या मिलेगा बेटा, मिनिमम। और ये डेविएशन मिनिमम कब मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे साथ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आई जितना होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, ई होगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के क्या हो, बराबर हो जाए, इस सब को याद करना है बेटा, एकदम मन में याद रख लेना, डायग्राम से भी दिखाई देगा, क्योंकि इन सब पे न्यूमेरिकल बनेगा, उस सब को न्यूमेरिकल आपको देखना पड़ेगा। तो क्या देखें कि साहब at minimum deviation angle of incidence always equals to angle of emergence। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा बेटा, एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शक नहीं है। कब, जब डेविएशन हमारी क्या होगी, मिनिमम मिलेगी। तो इसके आगे जो भी अपना दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहा है, तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और दूसरा उसी डेविएशन पे एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। मतलब जितने एंगल से इमर्जेंट हो रही है उसी एंगल से फिर से अगर इंसिडेंट करा देंगे तो जितने एंगल से इंसिडेंट हुई थी उतनी ही एंगल से इमर्जेंट हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब, ठीक है। तो यही आपको डायग्राम से थोड़ा समझ में आ जाएगा। आइए अब हम इस ग्राफ को बेटा, इस ग्राफ के पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, फिर हम लोग इस ग्राफ के एक एक पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, आपको लिखवा भी देंगे, है ना, जो सीखेंगे। पहली बात ध्यान से देखिएगा कि एक पर्टिकुलर डेविएशन के लिए यहां से यहां तक की दूरी अगर देखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी, तो अगर ये A है तो यहां से यहां तक की दूरी आप देखिएगा तो क्या है, B है। तो इसका मतलब यहां पे देखिएगा A इज नॉट इक्वल्स टू B, मतलब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी दोनों बराबर है, दिखाई दे रही है बेटा, नहीं। इसका मतलब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सर A छोटा है B से, यहां से यहां तक की जो दूरी है ये छोटी है, जबकि यहां से यहां तक की दूरी ज्यादा है। इसका मतलब एक चीज आपको समझ में आता है कि साहब ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, है ना। मतलब इन द राइट हैंड साइड द ग्राफ विल बी मोर tilted than the left hand side of the graph। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है उससे राइट हैंड साइड, मतलब दाहिने साइड में जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ये क्या है, ज्यादा टिल्टेड है, मतलब ज्यादा झुका हुआ है। मतलब यहाँ पे देखिए स्लोप इसका क्या है, कम है, यहाँ पे स्लोप इसका ज्यादा है, इसलिए इधर की ओर ज्यादा झुका रहता है, इधर की ओर झुकाव कम रहता है। इसलिए A इज नॉट इक्वल्स टू B वेयर and B is always greater than A।
है ना, इसलिए ग्राफ राइट हैंड साइड में टिल्टेड होता है। इन्हीं सब पॉइंट्स को हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, उतारने वाले हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। आइए आइए बेटा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ग्राफ। ग्राफ के बारे में कुछ आवश्यक बिंदुओं को हम लोग ध्यान से देखेंगे, है ना। देखिए, पहला, फॉर अ सिंगल डेविएशन there are two value of angle of incidence। मतलब क्या लिखेंगे हिंदी में बेटा, क्या समझेंगे इसको, पहले इंग्लिश में। फॉर अ सिंगल डेविएशन, एक खास किसी एक डेविएशन के लिए, विचलन के लिए हमारे पास दो आपतन कोण मिलते हैं। मतलब एक डेविएशन के लिए, सिर्फ एक विचलन के लिए हमारा जो डेविएशन मिलता है, आपतन कोण की जो मान मिलती है वो कितनी होती है, दो आपतन कोण की मान मिलती है। मतलब दो आपतन कोणों के लिए, किसी भी दो आपतन कोण के लिए डेविएशन हमारा क्या मिलता है, सेम मिलता है, विचलन हमारा एक ही होता है ना। एक्सेप्ट मिनिमम डेविएशन, आप यहां पे लिख सकते हैं EXCEPT, एक्सेप्ट डेल्टा मीन, मतलब मिनिमम डेविएशन को छोड़ के। क्यों? क्योंकि साहब मिनिमम डेविएशन पे एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस भी हो जाएगा। आइए दूसरा पॉइंट हम क्या लिखने वाले हैं बेटा, दूसरा पॉइंट क्या सीखे, तो दूसरा पॉइंट सीखे एट मिनिमम डेविएशन, एट मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equals to angle of emergence। मतलब जहां पे डेविएशन आपको मिनिमम मिलता है, सबसे कम मिलता है बेटा, वहां पे आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों का मान क्या होता है बेटा, सेम होता है, समान होता है। ठीक है, ये सब दिखाई दे रहा है ना बेटा। ये इस पॉइंट के लिए है, ये आई की मिनिमम वैल्यू है, उसी मिनिमम वैल्यू पे आई की ई की मैक्सिमम हो रही है, आई की मैक्सिमम वैल्यू पे ई मिनिमम होगी, और आई का मान अगर एक्स मानते हैं तो ई का मान वाई होगा। अगर तो उसी डेविएशन पे आई की वैल्यू अगर वाई ले लेंगे तब ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ठीक है, आइए तीसरा पॉइंट, द ग्राफ इज मोर the right hand side graph is more TILTED, more tilted than the लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ। मतलब राइट हैंड साइड वाला ग्राफ
लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ से ज्यादा झुका हुआ होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए बी हमेशा ए से क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। बी हमेशा ए से क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए बी इज ग्रेटर देन ए, इसलिए बी इज ग्रेटर देन ए। बोलो कोई दिक्कत नहीं। और भी पॉइंट्स कोई बनता है, ठीक है। हाँ, डेविएशन मैक्सिमम कब होगा, फॉर angle of incidence equals to पाई बाई 2, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा बेटा, पाई बाई 2, या एंगल ऑफ इंसिडेंस भी पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल लो चाहे एंगल ऑफ इमरजेंट बोल लो। क्यों, क्योंकि साहब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा पे कि आई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगी तो साहब एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू कितनी आती थी, पाई बाई 2 आ रही थी। तो एंगल ऑफ इमरजेंस पाई बाई 2 आ रही थी, तो उस केस में डेविएशन हमारी क्या होगी, मैक्सिमम। अगर या एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम पाई बाई 2 कर लें, यहां ध्यान से देखिए बेटा, अगर हम जैसे अभी 45 डिग्री पे अगर मानेंगे तो इस केस में हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा बेटा। नहीं, तो इस केस में जो हमारी डेविएशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी 100%। क्यों, क्योंकि साहब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जहां पे आई मिनिमम वैल्यू, ये तो हमारी आई की मिनिमम वैल्यू हो गई, तो आई की मिनिमम वैल्यू के लिए एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। और जहां पे एंगल ऑफ इमरजेंस मैक्सिमम होगा तो साहब वहां पे भी डेविएशन क्या मिल रहा है, मैक्सिमम। और जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम हो जाएगा तो वहां पे भी डेविएशन हमारा क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। तो कह रहे हैं फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो ये एक कंडीशन ये हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम होगा तो एंगल ऑफ इमरजेंस मैक्सिमम होगा, और इस केस में हमको डेविएशन क्या मिलेगी, मैक्सिमम। और दूसरा कंडीशन क्या कि साहब अगर लाइट को हम इंसिडेंट ही करा रहे हैं 90 डिग्री पे, तो इस केस में जो हमारा डेविएशन मिलेगा, इस केस में भी जो डेविएशन मिलेगा वो भी डेविएशन हमारा क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन, ये कंडीशन क्या है, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम हो चुका है, इसका मतलब जो एंगल ऑफ इमरजेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, मिनिमम। ध्यान से समझ में आ गया बेटा। मतलब कह रहे क्या कि अगर एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो चाहे एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री हो, है ना, दोनों में कोई 90 डिग्री हो जाए तो साहब वहां पे डेविएशन हमेशा क्या मिलेगा बेटा, मैक्सिमम मिलेगा। तो वही लिख रहे हैं फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू पाई बाई 2 और एंगल ऑफ इमरजेंस equals to pi by 2, deviation will be maximum। डेविएशन क्या होगा बेटा, हमारा मैक्सिमम होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे 90 डिग्री हो जाए चाहे एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री हो जाए, तो 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब वहां पे डेविएशन हमारा क्या होगा बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साहब मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो सकता है, पाई बाई 2। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम होगा तो एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो वही कंडीशन क्या है कि उसी पर्टिकुलर डेविएशन के लिए एक और एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी चले जाओ तो आई बराबर 45 डिग्री 90 डिग्री है और ई बराबर क्या है, मिनिमम। तो वही ई मिनिमम वैल्यू पे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस करा दीजिएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और इस कंडीशन पे यहां पे ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, पाई बाई 2। ठीक है, आई तो ये 4 पॉइंट्स है बेटा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साहब कुछ नहीं। एक क्वेश्चन और इसी से आपसे पूछ देता है कि साहब कि the graph between angle of deviation and angle of incidence in prism, है ना,
जब प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होता है तो उस कंडीशन में डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ये ग्राफ क्या पैराबोला होता है? तो दिस ग्राफ इज अ पैराबोला। तो क्या ये ग्राफ पैराबोला है कि नहीं है? तो पहली बात हम आपको बताएं कि साहब ये एक स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है। तो अगर स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है, इसका अंदर ना ही ये स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपर इलिप्स, जो भी हमारा स्टैंडर्ड है वो नहीं होगा। इसका अंदर ये पैराबोला तो नहीं होगा। लेकिन आप कहिएगा बेटा कि सर देखने में तो ये पैराबोला लगता है ना? तो बाबू देखने में लग रहा है वो पैराबोला, लेकिन ये पैराबोला नहीं है। क्यों? क्योंकि साहब देखिए, पहली बात की जो पैराबोला होता है, तो दिस ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल। ये ग्राफ क्या होता है बेटा? सिमेट्रिकल होता है। जितना एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे होगा। या आप ऐसे भी देखिएगा, तो अगर जितना ऊपर होगा, जितना लेफ्ट हैंड साइड में होगा उतना ही राइट हैंड साइड में होगा। मतलब पैराबोलिक ग्राफ्स आर ऑलवेज सिमेट्रिकल, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो पैराबोलिक ग्राफ होते हैं वो ऑलवेज गोजेस टू कहां होते हैं? इन्फिनिटी होते हैं। एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो ग्राफ कहां तक जाता है? इन्फिनिटी पे जाता है। लेकिन ये ग्राफ इन्फिनिटी पर ना जाके यहीं तक ये ग्राफ जा पा रहा है, मतलब डेविएशन मैक्सिमम तक। इसलिए साहब ये पैराबोला नहीं है। ठीक है, तो एक नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर में आप लिख दीजिएगा यहां पे कि दिस ग्राफ इज नॉट पैराबोला। ठीक है, ये भी लिख ही दीजिए बेटा, 5 नंबर पॉइंट में लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर पॉइंट में लिखिए मोस्ट वीवीआई कि दिस ग्राफ इज नॉट अ पैराबोला। ये एक पैराबोला ग्राफ नहीं है। क्यों? क्योंकि साहब पैराबोला में 2 कंडीशन हमेशा फुलफिल होता है कि साहब पैराबोलिक ग्राफ होते हैं वो हमेशा सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, और जो पैराबोलिक ग्राफ होते हैं वो हमेशा कहां तक अप्रोच करते हैं बेटा? इन्फिनिटी तक अप्रोच करते हैं, जबकि ये ग्राफ इन्फिनिटी तक अप्रोच नहीं कर रही है। इसका मतलब साहब ये पैराबोला ग्राफ भी नहीं होगा। ठीक है, आइए इस ग्राफ से हम लोग क्या सीखा? ओवरऑल व्यू। इस ग्राफ से हम लोग ने इतना सीखा कि साहब डेविएशन मिनिमम कब होगा। तो डेविएशन मिनिमम के लिए कंडीशन है कि साहब डेविएशन मिनिमम तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? बराबर हो जाएगी। मतलब जितनी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो अगर उतनी ही एंगल ऑफ इमरजेंस भी होगा, तो उस कंडीशन में डेविएशन हमारी क्या होगी बेटा? मिनिमम हो गई। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर हम बोले कि साहब डेविएशन मैक्सिमम कब होगा? तो डेविएशन मैक्सिमम तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू π/2 हो या एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू भी अगर π/2 हो जाए, तो उन दोनों कंडीशन पे हमारा डेविएशन क्या मिलेगा बेटा? मैक्सिमम मिलेगा। इसमें कोई शक, कोई बुराई नहीं है बेटा। आइए कुछ और देखते हैं। यही था अपना ग्राफ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना? एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या? फाइंड द मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म। मतलब एक प्रिज्म आपको ऐसे हम दे रहे हैं बेटा, और इस प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है और एक लाइट इस प्रिज्म पे आ रही है। नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? √3। रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट ले लो। ठीक है, तब इस क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना? आइए बेटा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे।
एक छोटा सा बारीक कॉन्सेप्ट हम लोग और लेते हैं, जिससे हम लोग और थोड़ा सा मजबूत होंगे। किसने के लिए बेटा? कंपटीशन के लिए। और ये बेसिकली आपका माइंड को क्या करेगा? फ्रेश करेगा। हम चाहें तो ऐसे ही बता सकते हैं, लेकिन उसको न्यूमेरिकली करके हम लोग देख लेंगे तो और हम लोग क्या हो जाएगा बेटा? मजा आ जाएगा। कहा जाएगा? मजा आई है। ये सब लोग सो गए? सोना नहीं है बेटा, यहाँ ध्यान से देखो। जग जाओ। क्वेश्चन देखो बेटा, कॉन्सेप्ट कहता है क्या कि साहब डेविएशन मिनिमम मिलने का कंडीशन क्या है? तो साहब एक तो डेविएशन मिनिमम मिलने का कंडीशन है कि साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ इमरजेंस के। तो खाली इतने से काम चल जाएगा? नहीं बेटा, इससे और क्या चाहिए हमको, वो ध्यान से देखेंगे। हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कंडीशन फॉर किसके लिए? मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए बेटा एक कंडीशन देखो तो साहब, मान लो ई हमार का है? प्रिज्मोआ है। ई इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है। ई जो लाइट आई से आ रही है, ठीक है, R1 से रिफ्रैक्ट होगी, फिर इस सरफेस पे R1 R2 से आएगी और साहब ई से भाग जाएगी। नहीं, अब कह रहा है क्या कि साहब मिनिमम डेविएशन निकालना है, तो मिनिमम डेविएशन की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो कंडीशन नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी पढ़े, फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ इमरजेंस, मतलब ई। इस मतलब इसलिए कोण आई बराबर किसके होना चाहिए बेटा? कोण ई के। इतना तो समझ में आ रहा है। दूसरा कंडीशन ध्यान से देखो, कहता है क्या कि सर मिनिमम डेविएशन तब होगा जब ई आई और ई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण और निर्गत कोण का दोनों का मान क्या होना चाहिए बेटा? बराबर होना चाहिए। सर अगर ई और ई बराबर हो जाएगा तो R1 R2 में क्या होगा, है ना? ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। तो स्नेल्स लॉ लगाओ बेटा, है ना? प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन है, स्नेल्स लॉ लगाओ। तो N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। वैल्यू आप पुट करो, या N1 क्या है? माने कि इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म की N है, बाहर में हवा मान लो। साइन आई तो आई ही है, बराबर N2 की वैल्यू N, साइन R की वैल्यू क्या हो जाएगी? R1। इसलिए यहां पे साइन आई की वैल्यू आ गई N साइन R1। ठीक है, इसको यहीं पे मान के छोड़ दीजिए। अब आप रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस पे देखिए, तो लिखिए रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, मतलब दूसरी सतह पर रिफ्रैक्शन देखेंगे। तो क्या लिखेंगे? N1 साइन आई बराबर N2 साइन R। N1 साइन आई बराबर N2 साइन R, या N1 का वैल्यू बोल बेटा कहां से आ रही है? तो N से आ रही है। I की वैल्यू R2 बराबर N2 की वैल्यू हवा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, अगुने साइन ई। और हमने क्या सीखा है बेटा? मिनिमम डेविएशन के लिए I और E का मान क्या होना चाहिए? बराबर। इसलिए क्या हम यहां से ये लिख सकते हैं, यहां पे लिख दो, चूंकि एंगल I बराबर है एंगल E के, इसलिए साइन आई, ई का वैल्यू क्या लिख दिए यहाँ पे? I बराबर क्या लिखें यहाँ पे? N साइन R2। बाबू इसको भी घेर लो। अब यहां पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ये भी साइन आई है, ये भी साइन आई है। तो क्या लिखेंगे बेटा?
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर देखिएगा तो क्या मिलेगा, साइन आई लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे n साइन r1 बराबर n साइन r2। n कट गया, साइन साइन खत्म, इसलिए r1 बराबर r2। ओहो सर, ये तो बड़का कंडीशन मिला क्या कि सर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होगा उस कंडीशन में सर R1 और R2 भी क्या होगा, बराबर ही होगा सर, नहीं। हाँ, यही कंडीशन है, यही दो कंडीशन है बेटा, एक कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन क्या है, R1 बराबर R2। मतलब एक कंडीशन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोण R1 बराबर कोण R2, ठीक है। एक कंडीशन आप ये भी लिख सकते हैं। तो एक कंडीशन ई वाला और एक कंडीशन ई वाला हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए, जो पिछले हम न्यूमेरिकल अभी देख रहे थे उसी न्यूमेरिकल को फिर से करते हैं, ठीक है। चलिए, आइए, क्वेश्चन आपसे पूछा कि फाइंड द मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म। इस प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, वही आपको क्या करना है, देखना है। प्रिज्म क्या है बेटा, हेंगा एक प्रिज्म है। ये जो एंगल दिया हुआ है इस 60 डिग्री दिया हुआ है और एक लाइट आ रही है इस सरफेस पे, वो नहीं दिया हुआ है, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3, ठीक है। कह रहे इस प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन निकालना है, कुछ नहीं दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, पूछ रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। आइए ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटा कि फॉर मिनिमम डेविएशन, डेविएशन बोल बेटा, मिनिमम डेविएशन का कंडीशन हम लोग याद किए थे ना, तो हाँ सर याद किए थे, बोल क्या याद किए थे। तो मिनिमम डेविएशन एक कंडीशन था कि सर डेल्टा मिनिमम के लिए आई बराबर क्या था, ई था पहला नंबर, पहला, और दूसरा कंडीशन था R1 बराबर होगा सर R2 के। बोलो कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि ये I है तो ई ऐसे चली जाएगी बेटा, ई हो जाएगा R1 और ई हो जाएगा हमारा R2, नहीं, और ई यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ई, और ई किसके बराबर हो जाएगा, I के, और R1 भी R2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, चूंकि R1 R2 के बराबर है, R1 बराबर R2 बराबर R मान लेते हैं। नाउ ध्यान से देखिए, A बराबर एंगल ऑफ प्रिज्म क्या पड़ा था बेटा, A बराबर R1 प्लस R2। अरे यार बोलो तो सही, A बराबर क्या पड़ा था सर, R1 प्लस R2, ये नहीं पड़ा था। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन कितना होगा, अगर प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री दिया हुआ है और साहब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, A बराबर होता है R1 प्लस R2। बोल बेटा क्या करेंगे, तो A बराबर लिख देंगे, A बराबर कितना, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, और R1 बराबर R2 क्या माने हैं, R माने हैं, नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, A का वैल्यू 60 बराबर R1 का वैल्यू R प्लस R, या 60 डिग्री बराबर 2R, इसलिए R बराबर कितना हो जाएगा बेटा
30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। अब तुम सोच, इसलिए R1 बराबर R2 बराबर कितना आ गया सर, ये दोनों का मान मतलब इसका भी मान 30 डिग्री होगा और इसका भी मान 30 डिग्री होगा। अब ध्यान से देख बेटा, आइए अब इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन लगा लें। क्या है कि साहब हाई वाला एंगल बस हमको नहीं पता है, आई नहीं पता है, R1 पता ही है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता ही है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो स्नेल्स लॉ लगा लेंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, N1 साइन रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, लिख लो रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। कौन है सरफेस है बेटा, पहला सरफेस पे, तो पहला सरफेस ई मानते हैं, दूसरा सरफेस इसको मानते हैं। तो फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर, या N1 का मान 1 एयर में है, साइन आई तो निकालना ही है, N2 सर √3, कितने एंगल से रिफ्रैक्ट हुआ है, तो सर वो तो 30 डिग्री से हुआ है, तो कोई बात नहीं, या साइन आई बराबर √3, साइन 30 का वैल्यू 1/2 मतलब √3/2, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री आ गया सर, तो एंगल ऑफ इमरजेंस भी कितना आ जाएगा, इसलिए ई का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। आई अब आपको डेविएशन का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, तो डेविएशन सर पढ़ाया था I प्लस ई माइनस ए। तो अगर हम कहें कि डेविएशन मिनिमम के लिए, अब देखिए बेटा डेविएशन मिनिमम के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो होगा I प्लस ई का वैल्यू ये हो जाएगा, ए उतार देंगे, तो इसलिए जो डेल्टा मिनिमम मिलेगा आपको, आइए है ना लिख देते हैं, इसलिए जो डेल्टा मिनिमम मिलेगा वो कितना होगा 2i माइनस ए, मतलब 2 गुने 60 घटाओ एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60 डिग्री, तो 120 माइनस 60 कितना आ गया 60 डिग्री, इसलिए डेल्टा मिनिमम जो आपको आ गया वो कितना आ गया 60 डिग्री आंसर। बाबू हम इतना समझाएं इसलिए इतना लंबा गया है, नहीं तो ये क्या है बहुत ही छोटा चीज़, बहुत छोटा चीज़, बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है समझ में आ गया। क्या निकालें डेविएशन मिनिमम के लिए यही दो कंडीशन लगा लेंगे अपने आप, सर ए बराबर क्या होता है R1 प्लस R2, तो वहाँ से R1 निकल जाएगा और फिर अपना स्नेल्स लॉ इधर उधर करके हम लोग पूरा सोल्यूशन बना लेंगे, बोलो कोई दिक्कत बेटा तो नहीं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक काम कीजिए आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है।